मैं हरकेश मिश्रा एमएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब पे जो हरकेश सर के नाम से लिंक है ये चैनल, प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, आज का टॉपिक होगा कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यदि आप कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझना चाहते हैं तो चूंकि यह एक वेक्टर का पार्ट है, इसका नाम है, ये जिस किताब से लिया गया उसका नाम वेक्टर कैलकुलस है। बीएससी में भी पढ़ाया जाता है, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया जाता है। पॉलिटेक्निक में कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस से कभी कभी 5 नंबर का, कभी कभी 7 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसको समझने से पहले, चूंकि यह एक वेक्टर का पार्ट है, तो सबसे पहले आपको वेक्टर के बारे में जानना होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने होंगे। बहुत सारे लड़कों का मैसेज आया था कि सर यूट्यूब पर एक चैनल के माध्यम से इस कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट के लेक्चर को अच्छी तरीके से डिफाइन करिए। तो मित्रों, ये टॉपिक इसलिए ही कठिन लोगों को लगता है क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, और ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस को, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझने के पहले आपको कुछ बेसिक पार्ट समझने पड़ेंगे, तभी जाकर के ये लेसन आपको समझ में आएगा। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो यकीन मानिए दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही होता है, और ये लेसन तो एक छूमंतर बन जाएगा। बहुत आसानी से आप इन सभी एक एक सवालों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए उन बेसिक कॉन्सेप्ट में देखें। सवाल लगाते समय देखो ध्यान से, कई बार ये मोटे अक्षर में आर लिखा रहेगा, और या तो इसके ऊपर एरो लगा होगा, या तो ध्यान दीजिए बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां ऐसे ही ए लिखा होगा, या तो मोटे अक्षर में ए लिखा होगा। जरा ध्यान दीजिए, या तो पतले अक्षर में ऐसे ए लिखा होगा, या तो पतले अक्षर में आर लिखा होगा। तो इन सब का अलग अलग मीनिंग है। जैसे सपोज करो कि अगर ग्रेडियंट आर तुम निकालते हो तो ग्रेडियंट आर निकालने के अगर ये पतले अक्षर में देखो है, इसका मतलब तब आर का मतलब हो जाएगा √x² + y² + z²। वहीं पर अगर यही सपोज करो कि ये मोटे अक्षर में लिखा है, जैसे डाइवर्जेंस आर निकालना है तो ये मोटे अक्षर में लिखा होगा या इसके ऊपर एरो लगा होगा, तो इस आर का मतलब होगा xi + yj + zk। तो किताब में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट समझना बेहद आसान हो जाएगा। तो जरा ध्यान दें, हम स्केलर और वेक्टर के बारे में फिजिक्स का जब कोई टॉपिक चालू करेंगे ये लेसन, तो अच्छे से वहां पर इसके बारे में आपको समझा देंगे। आज हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और किसी टॉपिक के अंदर उतना ही रहेंगे जितना कि हमको इस लेसन को पढ़ने में, समझने में आसानी रहे। तो बस ध्यान दें, जितनी भी, जैसे सपोज करिएगा कि अगर आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा तो डिस्टेंस को सिर्फ अंग्रेजी के इस अक्षर से प्रदर्शित किया गया था, लेकिन वहीं पर जब डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे तो अंग्रेजी के मोटे अक्षर या उसके ऊपर एरो लगा होगा। जब आप स्पीड पढ़े होंगे तो उस समय सिर्फ v से लिखा गया होगा, देखे होंगे आप लोग। और जब वहीं पर वेलोसिटी पढ़े होंगे तो अंग्रेजी के मोटे अक्षर या इसके ऊपर एरो लगा होगा। जरा ध्यान दें, जैसे आप डेंसिटी पढ़े होंगे तो इसे रो से प्रदर्शित किया गया होगा, लेकिन वहीं पर जब आप एक्सेलरेशन पढ़े होंगे तो अंग्रेजी के मोटे अक्षर या उसके ऊपर एरो लगा होगा। साफ साफ शब्दों में कहना बस इतना ही चाहता हूं कि जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उनको सिर्फ अंग्रेजी के अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनको हम अंग्रेजी के मोटे अक्षर या उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। ये नंबर 1 चीज बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना होगा कि सवाल लगाते समय जहां भी सिर्फ अंग्रेजी के अक्षर का प्रयोग किया गया होगा तो समझ लीजिएगा कि वह स्केलर है, लेकिन अगर उसे मोटे अक्षर में लिखा गया होगा या उसके ऊपर एरो लगाया गया होगा तो समझ लीजिएगा वह कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, अब यहां से देखिएगा, जैसे ये सब के सब वेक्टर हैं और ये सब के सब स्केलर हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जब भी कभी स्केलर, याद रखिएगा, स्केलर के साथ स्केलर कभी भी आए तो समझ लेना उसका जो रिजल्ट होगा वो हर हालत में हमेशा स्केलर होगा। अदिश और अदिश जब भी कभी आता है तो समझ लेना कि उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। लेकिन जब भी कभी स्केलर के साथ मित्रों वेक्टर आता है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जरा ध्यान दें, तो ये चीज भी आपको समझनी होगी जो आगे काम आएंगी। फिर से ध्यान दीजिए, स्केलर और स्केलर अगर ये दोनों मतलब
किसी टॉपिक में सिर्फ स्केलर आ रहा है तो समझ लेना उसका रिजल्ट स्केलर होगा। स्केलर वेक्टर आ रहा है तो वह वेक्टर होगा। लेकिन अगर वेक्टर के साथ मेरे मित्रों वेक्टर आ रहा है, वेक्टर के साथ वेक्टर आ रहा है तो दो बातें होंगी। हो सकता है कि वह स्केलर हो और हो सकता है कि वह वेक्टर हो। अब इन दोनों में थोड़ा कन होगा एक ही, ऐसा नहीं कि स्केलर भी या तो स्केलर होगा या तो जैसे कोई टॉपिक है तो स्केलर हो गया तो स्केलर है तो वेक्टर भी हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर वो स्केलर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं एफ और डी का अगर गुणा करने पे हमें वर्क मिला तो यह स्केलर होगा, जरा ध्यान दीजिए। लेकिन वहीं पर इसी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ और हमें अगर टार्क मिला तो यह वेक्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर और वेक्टर में जब भी मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर और वेक्टर में कोई एक मिलेगा। कौन मिलेगा इस कॉन्सेप्ट से नहीं समझ पाएंगे। जब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वेक्टर स्केलर का और अच्छे से डेफिनेशन के साथ डिफाइन करेंगे तो वहां समझ पाएंगे। आज बस आपको यह बताना चाहते हैं कि कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट को समझने के लिए आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट में किन किन चीजों को समझना है, तो उसके 60 क्या बोलते हैं टॉपिक को ही हम समझेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम वहां समझेंगे। बस यहां ये याद रखना है, स्केलर के साथ स्केलर आएगा तो स्केलर मिलेगा, स्केलर के साथ वेक्टर आएगा तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर के साथ वेक्टर आएगा तो स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। अब इन दोनों में कौन मिलेगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का अध्ययन करना पड़ेगा, जो फिजिक्स का वीडियो पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां से आपको फिर अगली टॉपिक आपको समझनी होंगी। जरा ध्यान दीजिए, जब वेक्टर और वेक्टर आए, जैसे ध्यान दीजिए जब वेक्टर और वेक्टर आए और आपको स्केलर मिलने लगे, ध्यान दीजिएगा, जब वेक्टर के साथ वेक्टर आए और आपको स्केलर मिलने लगे तो इसको बोलते हो तुम डॉट प्रोडक्ट। तो अगली टॉपिक ये भी आपको समझनी होगी कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में जरा ध्यान दो। जब भी कभी स्केलर के साथ वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर स्केलर आता है तो समझ लेना कि ये डॉट प्रोडक्ट है और बीच में आप डॉट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एफ डॉट डी अगर आपको निकालना और ये डब्ल्यू आ गया तो समझ लीजिए कि यह डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको और अच्छे से कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका सबका जरूरत पड़ेगा। सपोज करो कि ये कोई वेक्टर ए है और सपोज करो कि ये कोई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो आप इसके पहले पढ़े होंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपने पढ़ा होगा मॉड में ए मॉड में बी और कास थीटा। ये मॉड नहीं भी लगाए तो काम चल जाएगा, ए बी कास थीटा लिखते हैं। लेकिन ए डॉट बी में जब हम ये मॉड लगा दिए इसका मतलब इसका सिर्फ परिमाण लिए, मैग्नीट्यूड लिए, तो ए बी कास थीटा। मन करे तो इसे हटा दीजिए, लेकिन कभी भी इसके ऊपर एरो मत लगाइएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे दरवाजे पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 10 है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये पूरा क्या है, ये वेक्टर वाला पोर्शन है। अब जरा समझिएगा, तो ए डॉट बी का ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। इसी तरह से मेरे बच्चों अगर बी डॉट ए निकालना होगा तो अब इसके बीच का एंगल लेते हैं और ये हो जाता है 360 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो मिलेगा क्या आपको, बी ए कास 360 माइनस थीटा। तो मिल जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी ए और मिल जाएगा कास थीटा। अगर फ्रॉम 1 और 2 से हम इस चीज को देखें तो ये क्लियर हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम 1 और 2 से देखें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा बी डॉट वेक्टर ए के क्या होता है, बराबर होता है। और इसे कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी तरह से आप पढ़ते हो क्रॉस प्रोडक्ट। जरा ध्यान दो, ये सब चीजें उसमें आएंगी। तो चूंकि थोड़ा बेसिक है इसलिए आपको जानना जरूरी है, तब जाके हम कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर हम लोग पहुंच पाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जैसे दो वेक्टर का आपने गुणा किया और गुणा करने के बाद आपको वेक्टर मिल गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर फोर्स का इसी डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई किया और आपको टार्क मिलने लगा तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वो क्या होता है, वो होता है ए बी साइन थीटा और मिलता है मित्रों एन कैप।
जहां ए और बी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, थीटा इनके बीच का एंगल है, और एन कैप एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका ये लगता है। अब जरा ध्यान दो, इनके बीच का एंगल अगर हम बात करें तो ये मेरे बच्चों मिलेगा 360 माइनस थीटा। अब यहां से मिलेगा आपको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू बी ए साइन 360 माइनस थीटा एन कैप। तो अब मिलेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा और इंटू एन कैप हो जाएगा। ध्यान दें, तो क्या फ्रॉम 1 और 2 से आप जब देख रहे हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां प्लस है और यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। लेकिन अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू हम बराबर करना चाहें तो यहां बेशक आपको माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट। चूंकि यह वेक्टर कैलकुलस का एक पार्ट है इसलिए वेक्टर को आपको जानना आवश्यक है। बिना इसके समझे आप कल डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझ नहीं सकते। कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको हम अभी जल्दी से समझ लेंगे। स्पीड बढ़ा के इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये सब चीजें आप पहले से इसके बारे में फेमिलियर हैं। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, आप लोग 2 मिनट में इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसे मिटाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आपको जानना है, जिसका जरूरत पड़ेगा, बार बार सवालों में यूनिट वेक्टर का जिक्र होगा। जैसे सवाल में कहेगा कि डाइवर्जेंस आर कैप निकालिए, तो पहले आपको ये यूनिट वेक्टर के बारे में जानना होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो हालांकि डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। हमको वो सब नहीं पढ़ना है, ये फिजिक्स की क्लास नहीं है, ये मैथमेटिक्स की क्लास है। जब फिजिक्स का लेक्चर डाला जाएगा तो ये सारे टॉपिक्स उसमें मौजूद रहेंगे। आपके सिलेबस में जो जानना है, मैथ पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जो इस लेसन में समझना होगा, जो बीच में आएगा वो जानना है। तो आगे ध्यान दें, अगला टॉपिक है आपका यूनिट वेक्टर। सब लोग ध्यान दीजिए, इकाई सदिश इसको बोलते हैं। तो वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर कहलाता है, सबको पता है। वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है। परिमाण क्या है? जैसे सपोज करिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दरवाजे पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। इसका परिमाण कितना है? 10। तो लेकिन इसका परिमाण कितना हो जाए? अगर इसका परिमाण 1 न्यूटन हो जाए, यदि इसका परिमाण 1 न्यूटन हो जाए तो इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर जहां भी रहता है उसके ऊपर जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं? कैप का प्रयोग करते हैं। तो जरा ध्यान दो, ये एफ है 10, एफ क्या है? 10, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो सिर्फ 10 है। ये देखो परिमाण क्या है? 10। तो जब एकांक वेक्टर कब मिलेगा? जब इस 10 न्यूटन में 10 से तुम क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तभी ना 1 मिलेगा। इसका मतलब यह एक फार्मूला बन चुका है, वेक्टर एफ बटे अपान क्या हो जाएगा? मॉड एफ। इसका मतलब इसी तरह से अगर ए कोई वेक्टर हो, उस वेक्टर का यह ए कोई परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, तो एकांक वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर का मतलब ए कैप हो जाएगा। तो सवालों में जहां कहीं भी ए कैप होगा उसके जगह पे हम झट दे लिख लेंगे वेक्टर ए अपान मॉड ए। इसी तरह से अगर वेक्टर आर कहीं आर कैप नजर आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए अपान क्या लिखेंगे? मॉड आर लिखेंगे। और ये मॉड आर क्या है? अब ये आर क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्योंकि सवाल में कई बार इसके बारे में भी जिक्र हुआ होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो एक फार्मूला आपने फिर नया सीख लिया कि ये यूनिट वेक्टर क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एक और टॉपिक आपको जानना है, वो है यूनिट, जिसका जरूरत पड़ेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ध्यान दीजिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सबको पता है कि जब भी कभी 2 लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो किसी को एक्स एक्सिस और किसी को वाई एक्सिस कहते हैं। उसी प्रकार से जब भी कभी 3 लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो किसी को एक्स एक्सिस, किसी को वाई और किसी को जेड, और कटान बिंदु को क्या बोलते हो? मूल बिंदु। व्हेनेवर
three line which are perpendicular to each other and intersect them, then point of intersection between these three lines known as the origin, and these lines are called axes, says x axis, y axis, z axis with your desire. अपनी मर्जी से आप किसी को x एक्सिस, किसी को y और किसी को z कह सकते हैं। लेकिन ये 3D में ध्यान दीजिए, सपोज करो कि ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया भैया आपका y एक्सिस और ये है z एक्सिस, तो बोर्ड पर ऐसे बना पाना संभव नहीं है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये हो गया आपका z एक्सिस, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 ही होगा और ये एंगल भी कितना होगा 90। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होते हैं वह x एक्सिस के दिशा में i कैप होते हैं, y एक्सिस के दिशा में j कैप होते हैं और z एक्सिस की दिशा में क्या होते हैं k कैप होते हैं। तो याद रखिएगा i और j के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है 90, j और k के बीच का एंगल कितना होता है 90 और k और i के बीच का एंगल कितना होता है 90। अब जरा ध्यान दीजिए, सवाल में इसका भी जरूरत पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए नोट, अगर मेरे बाबू i डॉट i आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो ध्यान दीजिए i डॉट i बराबर, चूंकि डॉट प्रोडक्ट में फार्मूला आपने पढ़ा था a डॉट b बराबर ए बी कास थीटा। a और b क्या है, इस a का ये मैग्नीट्यूड है और ये इस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ये भी है। तो चूंकि यह एक एकांक वेक्टर है और एकांक वेक्टर का डेफिनेशन आपने पढ़ा है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 होगा, इस i का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा और i और i के बीच का जो एंगल है वो 0 होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह से j डॉट j की जब बात करोगे तो इसका भी वैल्यू मेरे बच्चों 1 होगा और k डॉट k की बात करोगे तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो सवाल में मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k या i j k से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट होंगे, जिसको आपको वहां डायरेक्ट इसको लिखना होगा, याद करना होगा, समझना होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर i डॉट j निकालना हो तो डेफिनेशन क्या कहता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 और इनके बीच का एंगल, तो i और j के बीच का एंगल 0 हो जाए 90 होगा और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसी तरह से जब j डॉट k की बात होगी तो 1 इंटू 1 cos 90 होगा और ये भी 0, और k डॉट i की बात होगी तो इसकी भी वैल्यू होगी cos 90 और ये हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब कहीं i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i आए तो झट दे उसका वैल्यू ले लीजिएगा 0। मतलब अब यहां साफ साफ शब्दों में i डॉट i हो चाहे j डॉट j हो या k डॉट k हो, इसका वैल्यू सवाल में आप 1 ले लीजिएगा, या i डॉट j हो या j डॉट k हो या k डॉट i हो, इसकी वैल्यू आप जो है 0 ले लीजिएगा, इसका भी जरूरत होगा। अब जरा इधर आइए, क्रॉस प्रोडक्ट में देखें हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट में तो यहां से अब फिर सीखिएगा, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे तो वहां पे क्या फार्मूला पढ़े हो, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और n कैप। तो जरा ध्यान दो, अगर तुम i क्रॉस i की बात करोगे तो क्या इन दोनों का परिमाण क्या होता है 1 1 हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल i और i के बीच का एंगल क्या होता है 0 होता है, तो साइन 0 हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू इसका 0 होगा। ऐसे ही j क्रॉस j का देखोगे तो यह भी तुम्हारा 0 ही होगा। इसी प्रकार से k क्रॉस k का वैल्यू देखोगे तो मित्रों यह भी क्या होगा 0 ही होगा। लेकिन अगर तुम i क्रॉस j देखते हो तो i क्रॉस जब j देखोगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे तो हो जाएगा 1 इंटू 1 और i j के बीच का एंगल 90 और n कैप का मतलब इसका जो डायरेक्शन लिया जाएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो i और j के परपेंडिकुलर कौन है k है। ऐसे ही j क्रॉस k लोगे, ये सब पढ़ चुके हो तुम, पिछले क्लासेस में सब पढ़े होगे, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम नहीं पढ़े हो तो उसके अनुसार बता रहे हैं। तो j क्रॉस k क्या होगा i होगा। ऐसे ही k क्रॉस जब i की बात होगी तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका j हो जाएगा।
लेकिन जब इसका उल्टा जाओगे तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो कि ए क्रॉस जो बी होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इसका मतलब जे क्रॉस जब आई की बात करोगे तो माइनस के होगा, के क्रॉस जे की बात करोगे तो माइनस आई होगा, और आई क्रॉस के की जब बात करोगे तो माइनस जे होगा। याद करने का ट्रिक बहुत आसान है, ऐसे तुम ध्यान दो, ऐसे तुम साइक्लिक प्रोसेस में ऐसे चलो, यहाँ आई लिख लो, यहाँ जे लिख लो और यहाँ के लिख लो। अगर तुम ऐसे चलते हो आई क्रॉस जे तो उसका रिजल्ट होगा के, जे क्रॉस के सॉरी जे क्रॉस यहाँ देखो के तो होगा आई, देखो जे क्रॉस के तो होगा आई, के क्रॉस आई तो होगा जे। लेकिन उल्टा चलो, के क्रॉस जे तो तुम्हें मिलेगा माइनस आई, जे क्रॉस आई तो तुम्हें मिलेगा माइनस के, आई क्रॉस के तो तुम्हें मिलेगा माइनस जे। तो यहां तक आप लोग फिर से नोट करिए और उसके बाद फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसलिए इसे थोड़ा स्पीड में पढ़ा दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जो बताने जरा ध्यान से देखिए, ये लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में आएगा कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और डायरेक्शन डेरिवेटिव को समझने के लिए क्या आएगा ध्यान दीजिए। सपोज करिए या एक टॉपिक ध्यान दें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक कोई वेक्टर हो, पढ़े होंगे ये भी, सपोज करो कि ये ओपी है, एक कोई वेक्टर है, तो इसका अगर दो कंपोनेंट लिया जाए, एक कंपोनेंट हम ले ले ए एक्स और एक कंपोनेंट ले लेते हैं ए वाई। जो हमने ए एक्स लिया है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ले लिया और जो ए वाई लिया है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लिया। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, यदि ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं, यदि ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी के क्या होगा, बराबर। यदि किसी वेक्टर को ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टरों में इस प्रकार से तोड़ा जाए कि इन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट है वह इसी अकेले दिए गए वेक्टर के बराबर है, तो इन दोनों वेक्टरों को इसका क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान से समझो, अगर हम इसको यहां से ऐसे ड्रा कर ले और इसको यहां से ऐसे ड्रा कर ले, हम इसे P मान ले, इसे Q मान ले और इसे क्या मान ले, R। तो OP OQ इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, OQ इज इक्वल टू क्या होगा, त्रिभुज का नियम लगाइएगा तो ये पाइएगा कि OP प्लस क्या मिलेगा, PQ मिलेगा। पढ़े होंगे, ये फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, OP प्लस PQ और यही होगा OQ। अब जरा ध्यान दो, OQ कितना है तुम्हारा A और OP कितना है AX और PQ कितना है, ध्यान दे, ये PQ है, इसी के एग्जैक्टली क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे हमने क्या नाम दिया, AY नाम दिया। अब यदि इसका ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले अभी एक फार्मूला पढ़े हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू सॉरी A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपान माड A। अगर इसी फार्मूले को अच्छे से समझें तो माड A इंटू A कैप होगा। तो अब जरा ध्यान दें, तो हमने मान लिया कि इस AX का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो AX है, इसका मैग्नीट्यूड है AX। इन दोनों में, इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। इसका ये कंपोनेंट है x एक्सिस के डायरेक्शन में, इस कंपोनेंट का ये मैग्नीट्यूड है AX, परिमाण है। और अगर इसमें इसी डायरेक्शन में इसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब, इस फार्मूले से इसका मतलब हम यहाँ AX आई कैप लिख सकते हैं। उसी तरह से इसकी बात करें, अगर इसका मैग्नीट्यूड AY हो और इस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो, J कैप, तो साफ साफ शब्दों में वेक्टर A के जगह पर AX I और प्लस AY J लिखेंगे। यहां तक सब लोग समझ गए होंगे। सिमिलरली अगर इसी तरह से हम 3D की बात करें तो वेक्टर A इज इक्वल टू AX I प्लस AY J
और प्लस AZ के लिख सकते हैं। तो जहां जहां क्वेश्चन में वेक्टर की बात होगी हम उस वेक्टर को हम XYZ में के एक्सिस X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस में कंपोनेंट के रूप में डिसॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अब ये अंतिम टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट का आएगा, पोजीशन वेक्टर। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ये सब चीजें आपके इस किताब में नहीं होंगी, पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में नहीं होंगी, वो फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ाई जाती हैं, और पोजीशन वेक्टर फर्स्ट ईयर में भी नहीं है। तो जरा ध्यान दें, पोजीशन वेक्टर क्या है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट है। मान लो कि ये वेक्टर R है, जहां A था वहां R है, इस R को हम पोजीशन वेक्टर मान लिए। मान लिया हमने कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वह x, y है। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पर अगर हम की बात करें और इधर हम y एक्सिस की बात करें, तो यहां से लेकर के ध्यान दिया जाए, यहां से लेकर के और यहां तक अगर हम बात करें तो यह x होगा, और यहां से लेके यहां तक की बात करें तो यह पूरा क्या होगा, y होगा। अब जरा समझिए, इस वेक्टर का अगर इस दिशा में कंपोनेंट Rx हो, जैसे यहां पर Ax था, और इस दिशा में जो कंपोनेंट है वो हमने मान लिया कि वो Ry है। तो थोड़ी देर पहले अभी जो ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड A और इंटू A कैप, इसी का यूज करते हैं। इस Rx का अगर मैग्नीट्यूड Rx हो और एकांक वेक्टर x एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है, I कैप, तो वह इसी के क्या होगा, बराबर, जैसे यहां पर हमने बराबर देखा है। और इधर अगर बात करें तो यह हो जाएगा Ry और इंटू J कैप। इसी फार्मूले से अगर इस Ry का ये मैग्नीट्यूड हो और J इसके दिशा में यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो तब, क्योंकि इधर यूनिट नॉर्मल वेक्टर I पहले से आप जानते होता है और इधर J होता है। अब जरा समझिएगा, तो फिर वही कॉन्सेप्ट अगर लगाएं, इसे O माने इसे P, तो ध्यान दीजिए, तो OQ बराबर क्या मिलेगा, OP और प्लस मिल जाएगा PQ, और इसको हमने इधर कर लिया। अब जरा ध्यान दो, तो OQ के जगह पर तुम लिखोगे वेक्टर R, और OP बराबर है क्या, OP बराबर तुम्हारा है क्या, Rx है, क्योंकि वेक्टर के टर्म में ले रहे हो। अब प्लस यहां पे क्या होगा, Ry। अब वेक्टर R इज इक्वल टू Rx के जगह पर ये Rx I और Ry J ले लोगे। अब जरा समझना, Rx है क्या, Rs इस वेक्टर R के x एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का ये मैग्नीट्यूड है Rx। इसका मतलब ये है कितना, x, Rx ही x है और Ry ही क्या है आपका, y हो जाएगा, और ये हो जाएगा J। तो जहां कहीं भी वेक्टर R लिखा होगा या मोटे अक्षर में R लिखा होगा, हम डायरेक्ट 2D में इतना लिखेंगे, और सिमिलरली हम 3D में वेक्टर R इज इक्वल टू XI प्लस YJ और प्लस ZK लिखेंगे। अब ये वहां हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आपके डिप्लोमा के किताब में नहीं दिया हुआ, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अब आज के बाद से जो सवाल आप लगाएंगे तो आप डायरेक्ट यूज करिएगा, यू हैव टू यूज वेक्टर R इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, दिस इज अ वेक्टर। ये मोटे अक्षर में भी ऐसे भी लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि इसका वैल्यू यही है। अब जरा देखिए अंतिम टॉपिक, अगर इस वेक्टर R का इस वेक्टर R में के साथ डॉट प्रोडक्ट हम ले लें तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा XI प्लस YJ प्लस ZK और डॉट मिल जाएगा XI प्लस YJ और प्लस हो जाएगा ZK। A डॉट बी बराबर फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, AB cos थीटा। तो इस वेक्टर R का परिमाण क्या होगा, R, ये पतला R है, मोटा R नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, या तो मॉड R लिखिए या तो पतले में लिखिए, और इसका मैग्नीट्यूड R। बच्चों R और R के बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो हो जाएगा cos 0। I डॉट I तुम पढ़े हो, अब ये भी बताए हैं क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, I डॉट J0 I डॉट K0, J डॉट I0 J डॉट J1 हो जाएगा तो y स्क्वायर मिलेगा, J डॉट K0 होगा, K डॉट I0 होगा, K डॉट J0 होगा, और K की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो जाएगा JD स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो,
तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अंतिम लाइन ध्यान दें, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जरा ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, ये आर दूसरा है और ये आर दूसरा है, क्योंकि ये जो आर आया है वो मैग्नीट्यूड है, वह परिमाण है, और दिस इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आई जे के है ही नहीं। अब दूसरे शब्दों में ये इसका परिमाण लेते हैं, जैसे दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल लगाए तो 10 क्या है, परिमाण है, वो स्केलर, ये हमेशा स्केलर होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। पतले अक्षर में आर लिखा रहेगा तो ये वैल्यू रखा जाएगा, स्केलर समझा जाएगा। मोटे अक्षर में आर लिखा रहेगा या वेक्टर आर रहेगा तो इसका मतलब ये रहेगा। यहां तक मेरे बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इतना आप समझ गए तो अब आप कल डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ने के योग्य बन